गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स के फर्स्ट पेपर क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी में श्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स श्रोडिंगर तरंग यांत्रिकी में एरनफेस्ट थ्योरम की सेकेंड इक्वेशन को डिराइव करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एरनफेस्ट थ्योरम की फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव किया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम इसकी सेकेंड इक्वेशन जो है वो डिराइव करेंगे। सेकेंड इक्वेशन डिराइव करने से पहले हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जो पढ़ा था उसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन क्या थी और अब सेकेंड इक्वेशन क्या हमें प्रूव करनी है। सबसे पहले एरनफेस्ट थ्योरम का कथन क्या है। इस थ्योरम का कथन ये है कि एक कण की गति को वर्णित करने वाले चिरसम्मत समीकरणों में यदि गतिज चरों को स्थान पर उनकी प्रत्याशा मानों से स्थापित किया जाए तो यही समीकरण क्वांटम यांत्रिकी में भी कण की गति का वर्णन करती है। अर्थात क्वांटम मैकेनिक्स में हम प्रत्याशा मान जो है निम्न समीकरणों का पालन करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि क्लासिकल फिजिक्स में जो समीकरण थे जो कि किसी कण की गति का वर्णन करते थे, उसमें यदि हम डायनेमिकल वेरिएबल्स गतिज चर के स्थान पर क्वांटम मैकेनिक्स में उन चरों की जगह उनके प्रत्याशा मान रख दें, तब भी वही समीकरणें जो है क्वांटम यांत्रिकी में किसी कण की गति का वर्णन करती है। तो इसके थ्योरम के अंतर्गत हमने एरनफेस्ट की जो पहली थ्योरम थी जो कि संवेग की परिभाषा को परिभाषित करती है, उसको हमने डिराइव किया था। यहाँ पे हमने क्या किया, पोजीशन वेक्टर आर को उसके प्रत्याशा मान से रिप्लेस कर दिया, तो मोमेंटम को भी उसके प्रत्याशा मान से रिप्लेस कर दिया। तो ये एरनफेस्ट थ्योरम की पहली समीकरण थी। इस समीकरण को हम कंपोनेंट्स के रूप में लिख सकते हैं। तो एक्स दिशा में हो जाएगा, आर की जगह एक्स आ जाएगा, मोमेंटम की जगह टी एक्स आ जाएगा। इसी तरह से हम वाई दिशा में और जेड दिशा में भी लिख सकते हैं। अब जो आज हम पढ़ेंगे, जो हमें प्रूव करनी है, डिराइव करनी है, वो है एरनफेस्ट थ्योरम की सेकेंड इक्वेशन, जो कि होती है संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। या पी जो है हमने उसको हमने प्रत्याशा मान से रिप्लेस कर दिया और ऐसे ही बल के प्रत्याशा मान से बल को रिप्लेस कर दिया। जैसे पहली इक्वेशन में क्या था, उसी तरह से इस इक्वेशन को भी हम कंपोनेंट के रूप में लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्स दिशा में पी एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ एक्स। और यहाँ एक चीज और है, ये चीज क्या है, हम बल को लिखते हैं नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे v जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस जे बी बाई डेल एक्स, एक्स दिशा में। इस तरह से y दिशा में x को हम y से रिप्लेस कर देंगे और सिमिलरली z दिशा में हम x को हम यहाँ पर z से रिप्लेस कर देंगे। तो पहले की तरह हम पहले वन डायमेंशन में इस इक्वेशन को डिराइव करेंगे, उसके बाद इसको हम थ्री डायमेंशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो डेरिवेशन ऑफ सेकेंड रिलेशन ऑफ एरनफेस्ट थ्योरम। तो हमें पता है कि संवेग का प्रत्याशा मान को हम इक्वेशन ए के रूप में लिख सकते हैं। वन डायमेंशन की बात करें तो हमने एक्स दिशा ली है, पी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पूरे ब्रह्मांड के लिए, तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। कण के साथ जो भी तरंग फलन संबंधित है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई स्टार माइनस, यहाँ हमने मोमेंटम को ऑपरेटर फॉर्म में लिखा है, क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर फॉर्म में लिखते हैं। तो माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स साई, और इसका इंटीग्रेशन है वॉल्यूम एलिमेंट आएगा डी टाउ। अब इस इक्वेशन एक का हम समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी। तो डेल बाय डेल टी पी एक्स इक्वल्स टू माइनस आयोटा एच क्रॉस हमने बाहर ले लिया डी बाय डी टी, और ये आ गया इंटीग्रेशन साई स्टार डेल साई बाय डेल एक्स डी टाउ। अब हमें पता है कि अवकलन जो है वो तो है टाइम डिपेंडेंट है, जबकि इंटीग्रेशन हमारा पोजीशन डिपेंडेंट है, स्थिति पर निर्भर करता है। तो इनको हम आपस में चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटीग्रेशन को हम डिफरेंशियल में इंटरचेंज कर लेंगे इक्वेशन टू में। तो हमारे पास आ जाएगा डेल बाय डेल टी पी एक्स इक्वल टू माइनस माइनस आयोटा एच क्रॉस बाहर है। अब हमने इंटीग्रेशन बाहर ले लिया,
अब हम जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो पहले तो हमने ये वाली टर्म ली, तो डेल साई स्टार बाय डेल टी मल्टीप्लाइड बाय डेल साई बाय डेल एक्स प्लस साई स्टार डेल बाय डेल एक्स डेल साई बाय डेल टी। हमने यहाँ भी टाइम और एक्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया और फिर इसका संपूर्ण का इंटीग्रेशन लेंगे किस पे, होल स्पेस पे, माइनस इंटू प्लस इंफिनिटी, और डी टू हमारा जो है वो वॉल्यूम एलिमेंट है। श्रोडिंगर इक्वेशन से हमें पता है क्या होता है, आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल साई बाय डेल टी इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस अपॉन 2 आयोटा m, इसको हम इधर लिया है, डेल स्क्वायर साई प्लस 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस वी साई। इक्वेशन 3 का हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, साई को साई स्टार से रिप्लेस कर देंगे और आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते हैं। तो डेल साई स्टार बाय डेल टी इक्वल्स टू, अब ये आयोटा से माइनस आयोटा से रिप्लेस करो, प्लस हो जाएगा एच क्रॉस अपॉन 2 आयोटा एम डेल स्क्वायर साई स्टार माइनस 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस वी साई स्टार। इक्वेशन 3 का ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। अब समीकरण 3 और 4 से मानो इक्वेशन 2 में रखेंगे। इक्वेशन 2 में सुविधा के लिए यहाँ पर लिख रही है, तो इक्वेशन 2 में जो है माइनस आयोटा क्रॉस हम इस साइड ले आते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस 1 अपॉन आयोटा क्रॉस डेल बाय डेल टी पी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इंटू प्लस इंफिनिटी, यहाँ हम रखें इक्वेशन 4 से डेल साई स्टार बाय डेल टी का, तो हमने देखो ये मान रख दिया। इक्वेशन 4 से मैंने इसमें क्या किया, इक्वेशन 4 में फर्क है, या एच स्क्वायर लिया तो नीचे भी एच क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2 आयोटा एच क्रॉस एम डेल स्क्वायर साई स्टार माइनस 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस वी साई स्टार, और फिर इसको हमने बाहर से मल्टीप्लाई किया डेल साई बाय डेल एक्स डी टाउ। इसी तरह से इसको हमने किया, साई स्टार यहाँ रख दिया, डेल बाय डेल एक्स रख दिया, यहाँ पर इक्वेशन 3 से डेल साई बाय डेल टी का मान हमने यहाँ पर रख दिया, उसको भी हमने इसी तरह से किया, एच क्रॉस से मल्टीप्लाई किया, एच क्रॉस से डिवाइड कर दिया, तो इस वाली फॉर्म में आ जाएगा माइनस एच क्रॉस अपॉन 2 आयोटा एच क्रॉस एम डेल स्क्वायर साई प्लस 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस वी साई डेल टाउ। नेक्स्ट इक्वेशन, फिर मैंने सुविधा के लिए उस इक्वेशन को यहाँ पर वापस लिख दिया, माइनस आयोटा माइनस 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल टी, ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है एज इट इज। अब हम राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन माइनस इंटू प्लस इंफिनिटी, यहाँ पर एच को स्क्वायर अपॉन 2 आयोटा एच क्रॉस एम डेल स्क्वायर साई स्टार माइनस 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस वी साई स्टार डेल साई बाय डेल एक्स डी टाउ प्लस माइनस इंटू प्लस इंफिनिटी साई स्टार डेल बाय डेल एक्स माइनस एच क्रॉस अपॉन 2 आयोटा एच क्रॉस एम डेल स्क्वायर साई प्लस 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस वी साई डी टाउ। ऑलमोस्ट इक्वेशन जो है सेम ही है, रिपीट हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड पर एज इट इज है। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इंटू प्लस इंफिनिटी, अब हम इसको अलग एच को स्क्वायर अपॉन 2 आयोटा एच क्रॉस एम डेल स्क्वायर साई, यहाँ हमने इसको ले लिया डेल साई बाय डेल एक्स डी टाउ, सबको सेपरेट कर लिया, प्लस इंटीग्रेशन माइनस इंटू प्लस इंफिनिटी साई स्टार डेल बाय डेल एक्स, इस वाली टर्म को हम यहाँ लिया है, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2 आयोटा एच क्रॉस एम डेल स्क्वायर साई डी टाउ, ये इसकी जो ये वाली टर्म थी ना, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, माइनस इंटीग्रेशन ये चीज 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस वी साई स्टार डेल साई बाय डेल एक्स डी टाउ प्लस, अभी लास्ट टर्म रह गई है साई स्टार डेल बाय डेल एक्स 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस वी साई डी टाउ। तो हमने एक तरह से इस वाली इक्वेशन को यहाँ पर रीअरेंज कर लिया,
लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज है। यहाँ पर हमने इन दोनों में से एच क्रॉस अपॉन 2 आयोटा एम कॉमन निकाल लिया, एक एच कैंसिल हो ही जाएगा, हमें पता ही था तो हमने क्या लिया। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा डेल स्क्वायर साई स्टार प्लस डेल साई बाय डेल एक्स माइनस साई स्टार डेल बाय डेल एक्स डेल स्क्वायर साई डी टाउ। इन दोनों इक्वेशंस के अंदर से हमने एच क्रॉस अपॉन 2 आयोटा एम कॉमन लिया। अब हम इसकी बात करते हैं। इस वाली टर्म को हमने यहाँ पे पहले लिख लिया 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस इंटीग्रेशन साई स्टार डेल साई बाय डेल एक्स वी साई डी टाउ माइनस 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस इंटीग्रेशन वी साई स्टार डेल साई बाय डेल एक्स डी टाउ। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज है। एच क्रॉस अपॉन 2 आयोटा एम इंटीग्रेशन डेल स्क्वायर साई स्टार डेल साई बाय डेल एक्स माइनस साई स्टार डेल बाय डेल एक्स डेल स्क्वायर साई डी टाउ। इस इक्वेशन इस टर्म को हमने एज इट इज यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पर हम देखें तो इस वाली इक्वेशन को भी हम जो है हम लिख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस इंटीग्रेशन साई स्टार। अब यहाँ पर जो है डेल बाय डेल एक्स एक बार वी पर होगा एक बार साई पर होगा। तो पहले हमने यहाँ पर साई पे लिखा है तो वी को हमने वहां ले लिया साई स्टार वी डेल साई बाय डेल एक्स डी टाउ प्लस 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस साई स्टार यहाँ पे दोबारा वी का करेंगे डेल वी बाय डेल एक्स साई डी टाउ माइनस 1 अपॉन आयोटा एक्स क्रॉस इंटीग्रेशन वी साई स्टार डेल साई बाय डेल एक्स डी टाउ। इसको हम एज इट इज लिख लिया। अब यहाँ पर हम देखें तो ये टर्म जो है दोनों जो है सेम है, एक पॉजिटिव साइन के साथ एक नेगेटिव साइन के साथ है, तो दोनों जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये मैंने उस वाले इक्वेशन को लिख दिया। तो अब इस जब ये दोनों कैंसिल आउट हो गई तो कितना बचा, लेफ्ट हैंड साइड पर एज इट इज चल रहा है एच क्रॉस अपॉन 2 आयोटा एम इंटीग्रेशन डेल स्क्वायर साई स्टार डेल साई बाय डेल एक्स माइनस साई स्टार डेल बाय डेल एक्स डेल स्क्वायर साई एज इट इज आ गया डी टाउ प्लस अब ये दो टर्म तो कैंसिल हो गई, सिर्फ ये बीच वाली टर्म जो हमारे पास बची। तो प्लस 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस साई स्टार डेल वी बाय डेल एक्स साई डी टाउ। क्योंकि हमें पता है कि डेल स्क्वायर जो है एक हर्मिशियन ऑपरेटर है और हम हर्मिटियन संकारक की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो इस वाली इक्वेशन में से पहला पद में इसकी हम बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसे जैसे यहाँ पर एच क्रॉस अपॉन 2 आयोटा है। अब यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन साई स्टार, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस ऑपरेटर इस वाली जो फर्स्ट टर्म है इसमें हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हर्मिशियन ऑपरेटर की प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं इसको साई स्टार डेल स्क्वायर डेल साई बाय डेल एक्स, और ये तो एज इट चल रही टर्म प्लस ये वाली टर्म भी एज इट इज है लेफ्ट। अब नेक्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2 आयोटा एम साई स्टार डेल स्क्वायर डेल साई बाय डेल एक्स, ये जो है आपस में जो है कैंसिल आउट हो जाएंगी क्योंकि ये कितना हो गया डेल स्क्वायर डेल बाय डेल एक्स। डेल स्क्वायर का मतलब यहाँ पर क्या है डेल 2 बाय डेल एक्स स्क्वायर है, तो ये भी यहाँ पर क्या हो गया डेल बाय डेल एक्स डेल 2 बाय डेल एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमने क्या किया इस वाली टर्म में हर्मिशियन ऑपरेटर की प्रॉपर्टी यूज करके इसको हमने यहाँ पर इंटरचेंज कर दिया, जिससे ये टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो गई और हमारे पास बचा ये तो लेफ्ट हैंड साइड पर एज इट इज है इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस साई स्टार डेल वी बाय डेल एक्स साई डी टाउ। ये टर्म भी खत्म हो गई तो हमारे पास इस तरह से टर्म बची और इसको हम 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस साई स्टार डेल वी बाय डेल एक्स साई डी टाउ। अब थोड़ा सा इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, आयोटा एच क्रॉस आयोटा एच कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन को हम इधर ले आते हैं तो इक्वेशन क्या हो जाएगी डेल बाय डेल टी पी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन साई स्टार, इस साइन को माइनस साइन को इधर लाए तो डेल वी बाय डेल एक्स साई डी टाउ। और इसको हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है एफ एक्स होता है, पी एक्स है यहाँ पे तो एफ एक्स आ जाएगा, फोर्स का एक्स कंपोनेंट इक्वल टू इंटीग्रेशन साई स्टार माइनस डेल वी बाय डेल एक्स साई डी टाउ।
और 3 डायमेंशन लिख सकते हैं एस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ फोर्स इक्वल टू साई स्टार डेल वी बाय डेल आर साई डी टाउ। हमें पता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो है फोर्स के बराबर होता है, इसलिए हमने इसको फोर्स लिखा। यही एरनसन थ्योरम का सेकेंड इक्वेशन है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बोर्स कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल। एरनसन प्रमेय के अनुसार कण के गतिक चरों के लिए जो गति के समीकरण होते हैं, वहां समीकरण कण से संबंध द्रव्य तरंग का उपयोग करके हम गतिक चरों के प्रत्याशा मानों के मध्य प्राप्त होता है। अर्थात क्लासिकल मैकेनिक्स में डायनेमिकल वेरिएबल्स के लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, उन्हीं समीकरणों में यदि हम द्रव्य तरंग का उपयोग करके गतिक चरों को प्रत्याशा मान से रिप्लेस कर दे तो हमें वही संबंध प्राप्त होता है, वही समीकरण प्राप्त होते हैं। यदि किसी भी भौतिक फिजिकल वेरिएबल को ज्ञात करने के लिए एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऐसा हो कि वो किसी भी कण के पार्टिकल नेचर के तुल्य ही फिजिकल वेरिएबल के प्रत्याशा मान को प्रेक्षित करती हो, तो तब हमें उस घटना के अंदर उस कण का पार्टिकल नेचर ही ऑब्जर्व होता है, प्रेक्षित होता है। अर्थात उस घटना के अंदर हम उस कण का तरंग स्वरूप वेव नेचर जो है प्रेक्षित नहीं कर सकते। इसी प्रकार यदि कोई एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट इस तरह का हो कि उसमें कण का वेव नेचर ही प्रेक्षित होता हो, तरंग प्रकृति ही प्रेक्षित होती हो, तो उस घटना के अंदर उस कण का पार्टिकल नेचर जो है प्रेक्षित नहीं किया जा सकता। अर्थात किसी भी भौतिक फिजिकल वेरिएबल को ज्ञात करने के लिए जो भी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट होता है, उसमें उस पार्टिकल के पार्टिकल नेचर और वेव नेचर कण स्वरूप और तरंग स्वरूप जो है एक साथ प्रेक्षित नहीं किए जा सकते। किसी भी एक घटना में कोई भी कण या तो पार्टिकल के रूप में ही होगा या वेव के रूप में ही होगा। ये दोनों स्वरूप जो है नेचर एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते। अर्थात कण का कण स्वरूप वेव नेचर पार्टिकल नेचर और तरंग स्वरूप वेव नेचर एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसी को हम बोर की पूरकता का सिद्धांत कहते हैं। इस पूरे सिद्धांत का जो समरी संक्षेप में कह सकते हैं, किसी भी एक घटना में उसमें प्रायोगिक व्यवस्था जो भी हो, उस किसी भी कण के एक ही स्वरूप को प्रेक्षित कर सकते हैं, चाहे वो वेव नेचर हो या पार्टिकल नेचर हो। ये दोनों नेचर जो एक साथ प्रेक्षित नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट जो है मैंने इसमें असाइनमेंट क्वेश्चंस जो है लिख रखे हैं कि एरनसन थ्योरम पे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको मैंने यहाँ पर लिख दिए। ये तो शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में है। राइट द स्टेटमेंट ऑफ एरनसन थ्योरम। What is the Bohr complementary principle? Explain the importance of Erson's theorem. Write the statement of Erson's theorem and with the help of it prove that the wave nature and particle nature are complementary. ये जो है हमारा थोड़ा सा बड़े आंसर में आएगा। बाकी तीनों जो क्वेश्चंस है शॉर्ट क्वेश्चंस है। इसके अलावा एर्नसन थ्योरम के दोनों समीकरणों का डेरिवेशन भी जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको भी डिराइव आप कर लीजिएगा। थैंक यू।